नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विवेक शर्मा। आज प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे हरियाणा राजनीति पर। क्या प्रदेश में थर्ड फ्रंट की संभावनाएं हो सकती हैं? इस समय अगर कहीं ऐसी संभावनाएं नजर आती हैं तो हजका, जनचेतना, हलोपा और बसपा वो पार्टियां हैं जो इस परिस्थिति में या इस परिस्थिति को जन्म दे सकती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। क्या हरियाणा में थर्ड फ्रंट बनेगा? अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो कौन सी बड़ी पार्टी को उठाना पड़ेगा नुकसान? इन चुनावी फिजाओं में हजका, जनचेतना, हलोपा और बसपा को कम आंकना गलत होगा। यदि इन पार्टियों के मुखिया अपने अपने दबदबे वाले क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करें तो प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो जैसी प्रभुत्व रखने वाली पार्टियों के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। यदि कुलदीप बिश्नोई हिसार में, विनोद शर्मा अंबाला में, गोपाल कांडा सिरसा में और अरविंद शर्मा करनाल में 7-7 सीटें भी लाते हैं तो परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल जाएंगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जहां एक बार फिर हरियाणा में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला तैयार कर अरविंद शर्मा को अपनी ओर खींचा है, तो वहीं अंबाला से विनोद शर्मा कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी जनचेतना बना चुके हैं और वे यहाँ की राजनीति की भी अच्छी परख रखते हैं। वहीं दूसरी ओर सिरसा के नेता गोपाल कांडा भी इस जुगत में है कि वह इस बार भी कुछ सीटें जीतकर किंग मेकर की भूमिका में हों। अगर बात करें हरियाणा की 3 बड़ी अन्य राजनीतिक पार्टियों की, तो कांग्रेस में इस बार बगावत उसे खासा नुकसान पहुंचा सकती है, तो वहीं भाजपा में मुख्यमंत्री पद की दौड़ और इनेलो में टिकट वितरण से नाराज के नेता ही उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर इन तमाम कारणों का फायदा छोटी पार्टियों को मिलता है तो वह जरूर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, बशर्ते वे अपने क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करें। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आज हमारे मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। अर्जुन श्योराण है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आशुतोष कुमार है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और विजय सहगल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो अर्जुन जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो हरियाणा चुनाव है उसके एक परिस्थिति को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है। हालांकि बीजेपी काफ़ी दावा कर रही है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत कहीं ना कहीं अलग है। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों से कई मायनों में अलग है। तो अगर हम थर्ड फ्रंट की बात करें तो आप इस दौरान कौन कौन से बड़े फैक्टर यहाँ पर देखते हैं? थर्ड फ्रंट की बात जो आपने की, बिल्कुल सही ये बात है। पहले भी आपने कहा कि एक किंग मेकर का रोल ये बिल्कुल अदा कर सकते हैं, ये ज़रूरी। और जब हम बात करें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि ये 3 जो पार्टियां आई हैं, जिसमें लोकहित पार्टी, जनचेतना पार्टी और हजका है, इन तीनों का अगर जुड़ाव होता है, साथ में बीएसपी का भी एक ना एक रोल रहता है, ये अपने आप में नुकसान अगर पहुंचाएंगी तो मेरे हिसाब से क्लियरली भाजपा को ही नुकसान होगा हरियाणा में। इसके साफ कारण है। इनेलो की जो पॉलिटिक्स रही है, जाट डोमिनेंस की पॉलिटिक्स रही है, वो 25% वोट को टारगेट करती है। जो 75% 75% वोट है उसकी राजनीति करने वाली सिर्फ एक पार्टी इस वक्त बड़ी पार्टी थी, वो थी भाजपा। जब ये पार्टियां अपने अपने क्लेम देखे, चाहे वो ब्राह्मणों का पक्ष रखने के लिए या दलित वर्ग का या बाकी वर्गों का रखती हैं, या जाट वर्चस्व से लड़ने की बात करती हैं, अगर करती हैं तो वो शायद उस बड़े आर्ग्यूमेंट को, जो कि शायद यूपी में भाजपा के लिए बड़ा सक्सेसफुल रहा था, जो कि उन्होंने सबऑर्डिनेट कास्ट को उसको तोड़कर उन्होंने अपनी राजनीति बनाई थी, वो आर्ग्यूमेंट हरियाणा में वो चलाते। इससे पहले अगर ये कुछ पार्टियां इसमें पूरा पूरा विघ्न डाल सकती है अगर ये अपने पत्ते सही तरह खेले। आशुतोष जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर हम इन तमाम पार्टियों की बात करें, हजका एक ऐसा फैक्टर है जो वाकई में ही हरियाणा में बड़ा वजूद यहाँ पर रखता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो छोटी पार्टी है किंग मेकर के रूप में सामने आ सकती है? देखिए, हरियाणा की राजनीति पर अगर आप निगाह डालते हैं तो लगता है कि जो 3 लाल थे उनके जाने के बाद जो नेता हमारे हरियाणा में हैं वो इलाकाई नेता ज़्यादा हैं, क्षेत्रीय नेता कम है। बहुत कम नेता हैं जिनका कि पूरे हरियाणा में आप जनाधार कह सकते हैं।
तो जैसा आपके विश्लेषण में आया कि कोई हिसार का चौधरी है, कोई उधर रोहतक का है, तो कोई भिवानी में बैठा है, तो इस तरह की जो प्रयास हो रहे हैं। लेकिन अगर आप राजनीतिक इतिहास देखिए तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि इन लो और कांग्रेस के अलावे, इन लो आप लोकदल, जनता पार्टी, ये सब इनको एक मतलब ये रख लें, और कांग्रेस, इनके अलावे अगर कोई पार्टी शासन में आ पाई है तो मेरे ख्याल में वो बंसीलाल आए थे 96-98 में, जब उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी। वो भी अकेले नहीं आए थे, वो बीजेपी के साथ आए थे, सहयोग से। तो इस बार अगर उनका हरियाणा का इतिहास अगर आप देखें, और जैसे अर्जुन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये इस तरह का त्रिशंकु स्थिति हो रही है, पहली बार हरियाणा में इस तरह से इलेक्शन हो रहा है जब बीजेपी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है। 52 सीट्स पे उनको बढ़त थी, 52 असेंबली सीट्स पे बढ़त थी, और 3 महीने पहले की बात है, तो बहुत समय नहीं गुजरा है, और अभी मोदी जी को आना ही है हरियाणा में। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो अभी बड़ी ही असमंजस की स्थिति नज़र आती है हरियाणा में। और उसमें किन मेकर का जहाँ तक ये कह रहे हैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो उसमें छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो स्पॉइलर का काम कर सकती हैं, पर वो विनिंग पोजीशन में नहीं आएंगी, वो विनेबल नहीं मानी जाएंगी। एक ही चीज़ मुझे लगता है कि बीएसपी जो है वह 19% दलित हैं हरियाणा में, और बीएसपी को पिछले बार भी, इस इलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा, पिछले 2000 जो असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें अच्छी संख्या में वोट मिले थे, काफ़ी अच्छी संख्या में मिले थे, 7-8% मिले थे, और हरियाणा जो जनहित पार्टी है उसको भी 7-8% मिले हैं। तो इन दोनों का थोड़ा सा असर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये स्पॉइलर का काम करेंगे, गेम चेंजर का काम नहीं करने वाले ये पार्टीज। और मुख्य मुकाबला मुझे लगता है कि इन्हीं तीनों पार्टीज में रहेंगी, कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस एक शक्ति रहेगी, है ना, क्योंकि कुछ इलाकाई, जैसे मैंने आपको कहा इलाकाई नेता हैं, तो हुड्डा साहब का भी एक इलाका है, तो वहां से वो कुछ सीटें तो ले ही जाएंगे वो, है ना। और जहां तक बात है जाटों के वोट की, तो ये अर्जुन जी से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो अगर आप इस पार्टी को देखें, इन लोग को देखें, INLD को, देवीलाल की पार्टी को, तो इनका एक जाटों के बीच में जनाधार रहा है। इन लोग को कभी भी बहुत 20% से कम वोट नहीं मिले, तो उस हिसाब से अभी कुल मिला कर मुझे लगता है मुख्य मुकाबला बीजेपी और इन लोग के बीच में ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक हवा उसके खिलाफ चल रही है। तो ऐसा लगता है कि अभी, और जो कांग्रेस की संगठनात्मक कमजोरियां हैं, कोई वैसी लीडरशिप नहीं आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो कुल मिला कर मुझे लगता है कि बीजेपी और इन दोनों के चांसेस बेहतर हैं, और कांग्रेस भी एक कुछ संख्या में सीट ले जाएगी। बाकी ये जो पार्टी जो आ रही हैं इनका कोई खास वजूद नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मेवात रीजन में हो सकता है बीएसपी को कुछ सीटें मिल जाएं, बीएसपी को, बाकी मुझे नहीं लगता कुछ था। विजय जी, अगर बात करें जिस तरीके से इस समय जो अगर हम बात करें जो ये थर्ड फ्रंट की जिसकी हम परिकल्पना यहाँ पर कर रहे हैं, आपस में यहाँ पर कहीं ना कहीं गठजोड़ हो रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है, लगातार खबरें आ रही कि कहीं ना कहीं अंदर खाते से ये जो छोटी पार्टियां हैं आपस में गठबंधन को मजबूत करने में प्रयासरत हैं कहीं ना कहीं अंदर खाते, और लगातार इस तरीके की संभावनाएं निकल कर सामने भी आ रही हैं। विजय, देखिए, मैं देख रहा आपकी इस बात से सहमत हूँ, हमें लोकसभा चुनावों पे की तरफ जाना चाहिए एक बार। दो बात बड़ी साफ है कि जितनी नज़दीक अभी विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, ये नहीं लगता, इनके हालात को देख के ये नहीं लगता कि वो लोकसभा वाली स्थिति दोहराई जाएगी या किसी एक पार्टी का वर्चस्व भी होगा, क्योंकि इन चुनावों में जो समय आया है, हालांकि बड़ा नज़दीक है, अब उनको सबको गुटबंदी का और नई मोर्चेबंदी का समय मिल गया है। बात कर रहे थे अभी कि त्रिकोणा मुकाबला वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बड़े आराम से एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस सब के पीछे, किलेबंदी के पीछे गुटबंदी और एक थर्ड मोर्चा वास्तव में सामने आ रहा है, काम कर रहा है। एक कारोबार में एक शब्द है पासंग का मतलब वो तराजू में जहाँ उसको डाल दो वो झुक जाएगा। तो आज की स्थिति में भले सारी पार्टियां दावा कर रही हैं, हुड्डा साहब कह रहे हैं कांग्रेस पूरे बहुमत से आएंगे, बीजेपी भी बहुमत से बात कर रही है, इनेलो भी दावा कर रहे हैं, मतलब सभी बहुमत की बात कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे अभी हवा में तैर रहे हैं। लेकिन मुझको ये नहीं लगता कि एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें भूलना नहीं चाहिए कि किराए के आयातित
इंपोर्टेड कैंडिडेट्स के साथ, पैराशूट कैंडिडेट। हाँ पैराशूट कैंडिडेट, दिस इज मोर राइट जी। टर्म, उनसे गुजारा चल रहा है। और साथ साथ ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, मीडिया में सारी बातें आ रही हैं कि अगर टिकट नहीं मिला, टिकट एक को मिलेगा, मुख्यमंत्री एक बनेगा, अगर किसी को टिकट नहीं मिला वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ना जाए। जैसे लोकसभा इलेक्शंस में आरोप लगे हैं कि फला फला जगह पे, करनाल की बात कह लें और रेवाड़ी की बात कह लें, कि हमारे ही आदमियों ने हमें हरवाने में मदद दी है। मदद की। चलता ही तो ये तो हमारी भारतीय राजनीति का और ये चुनाव राजनीति का तो मुख्य अंग है। तो मुझको ये भी लगता है कि ये जो क्षत्रप जिनको बोलते हैं, छोटे छोटे इलाकाई क्षेत्र। हाँ हाँ जो भी हैं, कल जिले को वाले। अभी तो कहना बहुत ही गलत होगा कि वो आ जाएगी, विधानसभा आएगी ही आएगी, लेकिन कल को ये 3-4 लोग मिलके गठबंधन, एक तरफ कांग्रेस, इनेलो पार्टियां 3-4 हैं, आप वो नहीं कर सकते, जी जी। डिनाई नहीं कर सकते उनके अधिकार को, उनके दावे को। कांग्रेस है, इनेलो है, भाजपा है, प्लस अदर्स हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत रोचक होगा कि ये कहाँ जाता है सारा देश। और मैं सहमत हूँ उनके चौहान जी की बात से कि जातिवाद और क्षेत्रवाद ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाबी वोट है, कारोबारी वोट है, भाजपा के जो पुश्तैनी वोट बैंक हैं, और जाटों में भी अलग है। नेता है हाँ, क्या? आप तो- कह सकते हैं कि विनोद शर्मा के पास ब्राह्मण वोट हैं, आप कह सकते हैं गोपाल कांडा के पास नहीं, बढ़िया वो वोट हैं, हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं नहीं है। है, मुश्किल है बहुत। नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। मैं वही जातिगत नेता नहीं है, मैं उसी इलाकाई बात- नेता ज्यादा है, मैं उसी जातिगत बात नेता पे नहीं आ है। रहा था कि वो बढ़ जाएंगी सब, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एक इन ब्लॉक कहीं जाने वाले नहीं है। और आज का लोकसभा इलेक्शंस ने और पूरे देश ने दिखा दिया है कि आज का मतदाता भले साधारण हो या बड़ा बुद्धिजीवी हो, वो झांसों में आने वाला नहीं है, वो भी कुछ देख के चलता है। तो साथ में एक और जी, मैं जी। चीज कहूंगा, क्या ये जो 3 पार्टियां हैं, क्या ये विकल्प के रूप में सामने आ रही हैं? क्या इनकी नीतियां, इनकी सोच, इनकी विचारधारा कुछ अलग है जो मेन पार्टी है? वो नहीं है। कोई ऐसे ये ज्यादा पैसे के बेसिस पे या बड़े बड़े 500 करोड़ के कैंपेन पे जैसे बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, गुलाबी गैंग की बात करते हैं, एड्स डालते हैं, वो एक तरह की राजनीति है। और वो वही राजनीति की परिकल्पना है जैसे इनेलो या कांग्रेस या भाजपा कर रही है। तो उस हिसाब से कोई एक नया आइडिया, कोई एक नई आइडियोलॉजी लेके ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो वोटर ये सोचेगा जरूर कि मैं कर क्या रहा हूं, हर सिर्फ पैसे से क्या इलेक्शन जीते जाते हैं? शायद नहीं। आशुतोष जी, जिस तरीके से लगातार हम समीकरणों की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो अगर वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के लिए भी यहाँ पर समीकरण बदल सकते हैं। जिस तरीके की तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ 4-5 अगर आपके पास कद्दावर उम्मीदवार होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में संशय यहाँ पर ज़रूर होगा और वोट वहाँ पर ज़रूर बटेगा। तो बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियों को यहाँ पर मुश्किल तो आने वाली। देखिए, पहली बात तो जो आप लोग थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं ना, तो जब कोई फ्रंट बनता है तो उसका कोई आधार होना चाहिए, या तो विचारधारा की समानता हो, या तो कोई क्षेत्रीय समानता हो कि भाई जैसे अब पंजाब में है कि भाई अकाली दल रूरल पार्टी है तो बीजेपी अर्बन पार्टी है जी। तो ऐसा कोई सामंजस्य तो लगता नहीं है ये तीनों में। ये शिव जी की बारात है, 3 तरह के नेता हैं, सभी एक तरह इकट्ठे हो रहे हैं, तीनों मारे हुए हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्होंने एक आपस में कर ली। जहाँ तक बात है दूसरी की, इनका क्या असर होगा, जो जिन्हें भी उठाया, सहगल साहब ने भी उठाया ये प्रश्न कि क्या ये अंतिम जो चुनाव परिणाम होंगे उन पर इनका असर कितना होगा। तो सीधी सी बात है, अगर आप चुनावी समीकरण पर जाएं तो 10% से ऊपर ज़्यादा वोट मिलने पर ही थोड़ी उलटफेर कर सकते हैं ये पार्टी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो गठबंधन है, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, जो भी अगर ये बना रहे, टिका रहे और चुनाव भी लड़े एक साथ, वो भी देखने वाली बात होगी। तो क्या इनको 10% वोट मिल जाएंगे और कितनी जगहों पे 10% वोट मिलेंगे? 90 जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं तो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% वोट ले जा सकते हैं? क्या अपनी सीटें भी ये बचा पाएंगे? ये भी देखने वाली बात है। तो कुल मिला कर मुझे लगता है कि ये जो 3 पार्टी है ना, जो बीजेपी, कांग्रेस और जो इनलो, इन्हीं के बीच में मुकाबला होगा। अब बीजेपी का बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि पहली बार बीजेपी अपने दम पर मैदान में उतरी है। अभी तक ये पिछलग्गू पार्टी रही, हमेशा क्षेत्रीय दल की वो जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव में लड़ी है जी। तो पहली बार बीजेपी जो है। लेकिन एक चीज़ और अगर आप देखें तो हरियाणा की राजनीति में केंद्र की राजनीति का हमेशा प्रभाव रहा है विवेक जी।
अगर तो हाँ पिछले पिछले दौर आप में तो साफ दिखेगा। 1966 से मैंने देखा, मैंने चुनाव अध्ययन किया है, हमेशा उनकी जो राजनीति है हरियाणा की वही वो होता कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति, जैसे हिमाचल की बात हाँ, है, बिल्कुल तो असर केंद्र करती की है। राजनीति का असर रहता है, तो वहां पे थोड़ा एडवांटेज बीजेपी मुझे लग रहा है। और अभी अभी रैलियां होने वाली हैं, और हरियाणा एक छोटा सा राज्य है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, एनसीआर भी है, काफी कुछ आपस में ये है, तो मुझे लगता है कि अभी कुल मिलाकर, और कांग्रेस भी एक पार्टी रही है, हमेशा से रही है, तो सुपड़ा साफ हो जाना कांग्रेस का ऐसा नहीं, कुछ ऐसा लगता नहीं नहीं है, है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि ये लोकसभा वाली हालत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, और उधर इन लोग की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं वो जेल में हैं, तो कुल मिलाकर लगता है इन तीनों पार्टी के बीच में मुकाबला रहेगा। अब उसमें अगर त्रिशंकु भी बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, पर इसमें थर्ड मोर्चा जो है वो कितना रोल प्ले करेगा, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रोल रहेगा। उनका रोल बस ये रहेगा, वोट कटवा पार्टी आप कहते हैं ना, जी। तो वोट कटवा का काम कर सकते या हैं बाद वो। में। हाँ, बाद में तो सर तब ना, जब वो सीटें आएंगी तो तब। सीटें आएंगी थोड़ी में, मुझे नहीं लगता फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में उनको सीटें मिलेगी। सीट लेने के लिए आपको कम से कम 18 से 20% थ्रेशोल्ड आपको क्रॉस करना पड़ता है। आप कहीं भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप सीट निकाल रहे हैं, तो सीट निकालने के लिए आपको 20% वोट चाहिए। क्या इनको 20% वोट मिल पाएंगे? कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिलेंगे वो देख लीजिए। नहीं, साथ में एक और, अगर ऐसा कुछ होता कि हजका भाजपा के साथ रहती, वो गठबंधन रहता, तो वो काफी फॉर्मिडेबल वो अच्छा एक रहता, कॉम्बिनेशन हाँ, बन अच्छा के रहता, आता। मुझे हमें आश्चर्य हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण। हजका का पिछले इलेक्शन 6% वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 34% वोट थे, कुल उसके मिला के पहले भी 7% थे हजका के, 7% थे 2009 में। तो पहला हाँ। ओपिनियन पोल भी ये साफ दर्शा रहा था, अगर हजका हाँ, भाजपा इन का दोनों की गठबंधन अगर रहता तो रहेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा की बाकी- सरकार की उम्मीदें जी, थी आने की। जी, और बिल्कुल बाकी जो दो पार्टियां हैं, कांडा जी की और बाकी जो पार्टी है, जनचेतना पार्टी। विनोद शर्मा जी की जो पार्टी, दोनों जो पार्टियां हैं उनका वैसे कोई लार्जर पॉलिटिक्स नहीं है। हालांकि हजका ने एक लेगेसी है, उस तरह की अपनी पैठ तो बनाई है, कुछ जगह पे 6% वोट ले जाना कोई छोटी बात नहीं होती। तो अगर वो गठबंधन कामयाब हो जाता तो मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर चॉइस एक बन जाती। हिसार में उनके 8-9 सीटें हैं, तो उसमें उनका रहेगा हिसार जी में। विजय, एक उसमें बड़ी साफ, ये ठीक कह रहे हैं कि आप देखिए बड़े अंतिम समय तक दोनों ये एक तरह की रस्साकशी लड़ते रहे। हाँ, गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, और अचानक उसको नकार दिया गया, जिस पर कुलदीप बिश्नोई ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। एक और विडंबना देखिए कि अकाली दल पंजाब में भाजपा के साथ है, और हरियाणा में भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहा है। यहाँ प्रचार कर रहा है। मोदी जी ने स्वयं लोकसभा चुनावों में भी कहा था, अब भी कहा गया है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि कल को, और वो उसको इनेलो को सीधा सरल सब आपत्तियों के बावजूद उनका समर्थन प्राप्त है। और कल को ये भी एक मुद्दा जो है, ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन में काम आएगा। अर्जुन जी, अगर बात करें हम जिस तरीके से अगर समीकरण यहाँ पर बैठते हैं, हम समीकरणों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि अगर समीकरण इस तरीके के बैठते हैं, कहीं ना कहीं जो अगर गोपाल कांडा की बात करें, विनोद शर्मा की बात करें, क्योंकि अंदर खाते कहीं ना कहीं इनके आपस में गठजोड़ और तमाम जो चर्चाओं का दौर चल रहा है कि अगर अपने इलाके से हम 3-3, 4-4 सीटें भी निकाल के आते हैं तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की जो भूमिका में रहे हैं गोपाल कांडा, इससे पहले भी किंग मेकर के तौर पे उभर कर सामने और गृह मंत्री रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा और उनके विनोद शर्मा कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के खिलाफ है। हालांकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, राजनीति को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो इन पार्टियों की रहेगी कि कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी किसी तरीके से ली जाए। और क्या ये उम्मीद कर सकते हैं मोटी मोटी, अगर किंग मेकर बनना ही इस वक्त उनकी पार्टी के हिसाब से, जितनी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जितनी उनकी पॉलिटिकल पैठ है इस वक्त हरियाणा में, उसके हिसाब से किंग मेकर बनना ही सोचा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा 10% वोट तो बहुत दूर की बात है, कुछ जगह अगर इनकी कुछ सीटें भी आती हैं, और हमें पता है कि पिछले 2 इलेक्शन में, 3 इलेक्शन में कितना 1-1, 2-2, 4-4 सीट्स ने कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले किया, पर ये हरियाणा की राजनीति के लिए क्या करेगा उस पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जो पार्टियां जैसे यहाँ पे हमें अभी भी पता है कैसे हजका के लिए एमएलए को खरीदा गया था, एक तरीके से लाया गया था। हाँ, तो वो यहाँ के राजनीतिक माहौल के लिए क्या करता है, एक नए विकल्प की जब हम बात करते हैं तो क्या कोई पार्टी नई आवाज बन के आ सकती थी? आम आदमी पार्टी से जैसे एक आस बंधी थी, पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़े, तो शायद वो स्पेस होती तो कुछ और इंटरेस्टिंग हो सकता था। देखिए, अगर आशुतोष जी बात करो, जिस तरीके से लगातार पिछले जो बयान आ रहे हैं, विनोद शर्मा
जो सरकारी नौकरी है उनके इंटरव्यू को ख़त्म करने की कवायद पर जुटे हुए हैं। और अगर बात करूं कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई का जो एजेंडा है कहीं ना कहीं अलग है और विनोद शर्मा का एजेंडा कहीं ना कहीं अलग है। तालमेल यहाँ पर कहीं ना कहीं होता दिख नहीं रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खामी इस गठबंधन की। लेकिन हरियाणा में एक चीज़ और मैं करना चाहता हूँ, हरियाणा में कोई नई बात नहीं है। जैसे आप भजन लाल को देखिए, वीरेंद्र सिंह को देखिए, देवीलाल को देखिए, सारे कांग्रेस छोड़ छोड़कर अपनी दूसरी पार्टी में गए, तो वहाँ आना जाना चलता रहता है, आराम दयाराम यही हरियाणा का तो कोई मामला ही है। तो इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए कि मतलब मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, पर आपको पता है, जैसे अर्जुन ने आपको ध्यान दिलाया ही कि क्या हरियाणा जनहित पार्टी का हश्र हुआ जी। तो ये जो छोटी छोटी पार्टी अगर 1-2 सीट ले भी जाती है तो बड़ी पार्टी जो है इनको अपने पास लाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। हरियाणा में कोई बहुत मोरालिटी और एथिक्स वाली बात नहीं है। हाँ, तो ये तो बहुत आसान होगा। छोटी सी विधानसभा है, 90 लोगों की है, तो 2-4 सीटें अगर इनको मिलती हैं तो जो भी पार्टी अगर सत्ता में आने के पोजीशन में होगी या जो पार्टी जितना खर्च वर्च कर सकती है तो आराम से वो डिफेक्शन करवा पाएगी, ऐसा प्रयास लगाया जा सकता है। इसलिए भी ये जो थर्ड फ्रंट है ना, ये चुनाव तक रहेगा। अगर कुछ सीटें ले भी जाए तो चुनाव के बाद इनका वजूद नहीं रहेगा। मुझे तो इसका पूरा विश्वास है, हरियाणा के जो अभी तक राजनीतिक इतिहास रहा है ये देखते हुए, ये पार्टी जो है जो भी करेंगी, और शायद ये नेता भी यही सोच रहे होंगे कि ये अपने दल बदल के साथ अपने उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और शायद ये उस समय बार्गेनिंग चिप की तरह उस समय शायद अनटचेबल भी नहीं रहेंगे। विनोद शर्मा जी भी बीजेपी के लिए अनटचेबल नहीं रहेंगे अगर 5-10 सीटें ले जाए तो। आपको याद होगा भजन लाल जी ने तो पूरी पार्टी तो पीएचडी तय जाते थे, बदल दिया था। चलिए, तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना है। फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।